नमस्कार, मैं हूं सुधीर दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज 18। आज हम एक ऐसी उड़ान पर हैं जो विंध्य को मालवा से और मालवा को विंध्य से जोड़ती है। इंदौर से रीवा के लिए फ्लाइट की शुरुआत हुई है, वहीं रीवा से इंदौर के लिए पहली बार फ्लाइट शुरू हुई है। विकास की इस गाथा में दो बड़े नायक इस वक्त हमारे साथ हैं। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे साथ हैं। कैलाश जी, बहुत बहुत बधाई, ये नई यात्रा शुरू हुई है विंध्य से मालवा के लिए। दोनों के लिए लाभदायक है। आप जानते हैं कि इंदौर व्यावसायिक राजधानी है और सेंट्रल इंडिया की सबसे बड़ा व्यावसायिक केंद्र है वो। और रीवा के जुड़ने से रीवा के व्यवसाय में भी और इंदौर के व्यवसाय में भी बढ़ोतरी होगी। फिर इंदौर के आसपास उज्जैन है, ओंकारेश्वर है, मांडव है, महेश्वर है, ये सब तीर्थ स्थल भी और ऐतिहासिक स्थल भी लोगों को देखने में आएंगे। ऐसे ही रीवा के आसपास भी सफारी है और बहुत अच्छे जल प्रताप हैं। फिर रीवा के आसपास खजुराहो, ये सब दर्शनीय स्थल है जो मालवा के लोगों को विंध्य से नज़दीक लाने का काम करेंगे। और ये जो इंडिगो की उड़ान प्रारंभ हुई है, ये निश्चित रूप से दोनों क्षेत्र के नागरिकों के लिए बहुत लाभदायक है। जिस तरह से हवाई सफर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई यात्रा करवाना चाहते हैं, उस दिशा में मध्य प्रदेश में काफी बड़े पैमाने पर प्रयास हुए। देखिए, प्रधानमंत्री जी की उड़ान जो योजना है उसका लाभ हमने भी लिया है और उड़ान के अंतर्गत ही आप देख रहे हैं बहुत सारी हवाई सेवाएं अभी प्रारंभ हुई हैं। और जिस प्रदेश में भी यातायात व्यवस्था बहुत अच्छी होगी, उस प्रदेश के विकास की रफ्तार भी बहुत तेज हो जाएगी। और हमें गर्व है कि हमारे मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी की उस योजना का लाभ लेकर और बहुत अच्छे तरीके से पूरे प्रदेश में यातायात को सुगम और अच्छा कर रहे हैं। एक बड़ी बात है कि हवाई यात्रा के साथ साथ मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर मेट्रो की सुविधा वाले शहर भी बने हैं। एक बड़ी उपलब्धि मेट्रो की मध्य प्रदेश को मिली है। हाँ, अभी हमने भोपाल में भी शुरुआत की है मेट्रो की। इंदौर में भी अभी 7 किलोमीटर चालू हो गई है। आने वाले मार्च में हम और 4 किलोमीटर चालू कर देंगे। फिर एक बहुत बड़ा इंदौर के नागरिकों की मांग थी कि अब इसको अंडरग्राउंड की जाए, तो मैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी खट्टर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अभी परसों हमारी बैठक हुई, उन्होंने उसमें स्वीकृति प्रदान की है। और इंदौर के जनप्रतिनिधि और जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि ठीक है, 50% राज्य सरकार दे, 50% केंद्र देगा और हम अंडरग्राउंड बचे हुए हिस्से को करेंगे। इससे शहर की खूबसूरती बनी रहेगी। जैसे मेट्रो की हम बात कर रहे थे कि कोई भी नई चीज शुरू की जाती है तो उसका विरोध भी होता है कई जगह पर, और मेट्रो को लेकर भी ये चुनौती आपके सामने थी, जबकि एक महापौर रहते हुए इंदौर के विकास की नई दिशा आपने तैयार की थी। कैसे आप लोगों को इन चीजों के लिए मनाते हैं, कितनी बड़ी चुनौती लगती है? देखिए, शहर की जनता को ये विश्वास होना चाहिए कि हम जो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं वो इन द इंटरेस्ट ऑफ सिटी कर रहे हैं। तो भले इंडिविजुअल कुछ लोगों को नुकसान हो जाए तो वो समझते हैं इस बात को कि यार ये शहर के विकास के लिए कर रहा है, अगर मेरा नुकसान हो रहा है तो कोई बात नहीं। पर ये विश्वास जीतना कि हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे मंत्री जो भी निर्णय ले रहे हैं वो शहर के विकास के लिए ले रहे हैं, तो जनता साथ देती है। और मुझे गर्व है इस बात का कि आज तक पिछले 30 वर्षों में हम इंदौर में काम कर रहे हैं, कभी जनाक्रोश सामने नहीं आया, क्योंकि हमने जो भी निर्णय लिए इन द इंटरेस्ट ऑफ सिटी लिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ इंदौर लिए। जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू होता तो एक सबसे बड़ी समस्या होती है किसी प्रोजेक्ट की लागत लगातार बढ़ जाती है। उसको लेके भी प्रश्न उठते हैं कि जो तय समय सीमा होती है उसके लिए कभी ऐसा लगता है कि जल्दबाजी में कुछ प्रयास किए जाते हैं, या लागत बढ़ने के पीछे आप क्या वजह देखते हैं? क्योंकि निश्चित तौर पर आर्थिक हालात पे भी इसका असर पड़ता है राज्य के। देखिए, समय सीमा में काम पूरा हो ये बहुत ज़रूरी होता है, पर जब आप पुराने शहर में आप कुछ भी उसको रीडेवलप करेंगे तो अंदाज नहीं लगता। हम सोचते कि 3 साल में काम पूरा हो जाएगा, पर हमने जब सड़क खोदी तो पता लगा नीचे ड्रेनेज की पाइपलाइन थी वो टूट गई, तो फिर ड्रेनेज की लाइन डालना पड़ी। कहीं वाटर की पाइपलाइन टूट जाती है तो उसको डालना पड़ती। तो समय सीमा का बहुत पुराने शहर में रीडेवलपमेंट करते हैं तो वहाँ पर जब हम नए शहर में जाते हैं वहाँ समय सीमा में काम होते हैं और होना भी चाहिए।
कुछ राजनीतिक सवाल भी हैं मेरे पास जिनके जवाब आपसे बेहतर कोई नहीं देख सकता। खासतौर से जो फ्रीबीज होती है या लोक लुभावन योजनाएं होते उनको लेकर अक्सर सवाल आता है कि ये राज्यों का बजट बिगाड़ती है। तो आपको लगता है राज्यों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए कुछ ऐसे प्रयास है जो किए जाने चाहिए? देखिए, सब दिशा में काम चल रहा है। ये बात सही है कि जब हम कोई से भी ऐसी घोषणा करते हैं जो लोक हितकारी होती है तो वह राज्य के हितकारी है कि नहीं, हम इसके बारे में जरूर विचार करते हैं। और मुझे लगता है कि हमारी जितनी भी योजनाएं आई है वो जन कल्याणकारी भी है और राज्य की कल्याणकारी भी है। जैसे एक सवाल अभी बहुत इन दिनों आपके वीडियोस वायरल हो रहे हैं, सबसे बड़ी चीज है कि आप उस चीज के लिए जाने जाते हैं कि आप बेतकल्लुफी से खुलकर अपनी बात या अपने विचार सामने रखते हैं। दिग्विजय सिंह को लेकर आपने पटाधार का जैसे कि आपने बात कही थी तो उन्होंने आपको कलाकार कह के नवाजा है। देखिए, मैंने जितने मुख्यमंत्री अभी तक हुए हैं, श्री रविशंकर जी से लेकर और मोहन जी तक, सारे मुख्यमंत्रियों ने क्या क्या काम किया प्रदेश के हित में, उसका पूरा एक ब्यौरा मैंने विधानसभा में रखा। अब क्योंकि वो तो इतनी बड़ी, और ये उस दिन चूंकि विधानसभा का स्थापना दिवस था, मैं इतना सीनियर मेंबर हूँ, मैं अगर निगेटिव बोलूँ तो मैंने तय कर लिया था कि आज सिर्फ पॉजिटिव हमें बोलना चाहिए, क्योंकि विधानसभा का स्थापना दिवस है। ये दस्तावेज लोगों के काम आए, लोग पढ़ें कि किसने क्या किया। अभी हमारे जो नए विधायक आए हैं वो श्री रविशंकर जी को जानते ही नहीं है। कौन रविशंकर जी? पटवा जी को उन्होंने देखा ही नहीं है। प्रेम कुमार सकलेचा जी की प्रशासनिक क्षमता उन्होंने देखी ही नहीं है। तो कम से कम हमने कोशिश की कि उन सब चेहरों को विधानसभा में रखकर और उनकी विशेषताएं क्या क्या है वो 3-3, 4-4, 5-5 मिनट में रखने की हमने कोशिश की है, और शायद वो लोगों को पसंद भी आया। ऐसी सकारात्मकता राजनीति के अंदर होनी चाहिए। सदन में वरिष्ठ नेता के तौर पर आप मौजूद होते हैं, कई वरिष्ठ नेता सदन में होते हैं। नए विधायकों को जब आप देखते हैं तो सदन की जो कार्यप्रणाली होती है उसमें सीखने को लेकर आपको ललक दिखती है नए विधायकों में, या सिर्फ कुर्सी को लेकर थोड़ा सा उनका लालच दिखता है? कई बार कुछ अकड़ भी नजर आती है कि घमंड दिखता है। क्या सबक आप या क्या सीख आप देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? देखिए, मैं हमेशा नए विधायकों से एक ही बात कहता हूँ कि हम लोग जब पहली बार आए थे, मध्य प्रदेश एक था, तो ब्रजमोहन जी, प्रेम प्रकाश पांडे जी, हम सब लोग, शिवराज जी, हम सब लोग लाइब्रेरी में 3-3, 4-4, 5-5 घंटे बैठते थे। पुरानी कार्रवाई पढ़ना, पुराने नेताओं के भाषण पढ़ना। देखिए, अच्छा पार्लियामेंटेरियन बनने के लिए आपको पार्लियामेंट की बारीकियों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लोकसभा और विधानसभा में अच्छे दिए गए भाषण, लोकसभा की पूरी कार्यवाही को पढ़ना, किस समय पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया जाता है, ये सारी चीज़ें समझ में आना चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा सा अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। आजकल के नए विधायक बहुत कम है जो विधानसभा में बैठते हैं और पुरानी कार्यवाही पढ़ते हैं, और इसलिए वो जो शार्पन आना चाहिए विधानसभा की कार्रवाई का, वो भी नहीं आ रहा। पर मुझे लगता है कुछ नए लोग बहुत अच्छे हैं और धीरे धीरे अध्ययन करेंगे तो विधानसभा की गरिमा जो अभी है वैसे कायम रहेगी। सदन की सबसे अच्छी बात यह है, पिछले कुछ दिनों से देखने मिल रही है कि जो भी सत्र हो रहे हैं वो सत्र पूरे दिन तक चल रहा है, पूरे दिन तक काम हो रहे हैं। इसके बावजूद भी कांग्रेस आरोप लगाती है कि जनता से जुड़े मुद्दों पर कभी भी सदन में बात नहीं होती, हमें बोलने का अवसर नहीं दिया जाता। जब हम बोलने के लिए खड़े होते हैं तो सत्ता पक्ष के विधायक या मंत्री हमको चुप करा देते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा है कि यदि आप विधानसभा की कार्यवाही के आवर्स देखेंगे तो हमारे यहाँ निर्धारित है कि संख्या के अनुसार समय मिलता है उस पार्टी को। आपकी पार्टी में कितने विधायक हैं उतना समय दिया जाएगा। कांग्रेस को जस्ट डबल समय दिया, जस्ट डबल। और उसके बाद भी अगर वो ये आरोप लगाते हैं तो ये आरोप ठीक नहीं है, निराधार है। एक बड़ी बात यह भी कही जाती है कि जिस तरीके से, जिस सहजता से आप लोगों के लिए काम करते हैं या लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए आप सामने रखते हैं, लेकिन कई बार अधिकारियों के प्रति भी आप नाराजगी जताते हैं। आप इंदौर आपकी कर्मभूमि है, तो ऐसा क्या वजह आपको लगी कि आपको मंच से जो है अधिकारियों की शिकायत करनी पड़ जाती है? नहीं, मैं शिकायत कभी नहीं करता। मैं तो मंच से उनकी डटाई कर देता हूँ और मुख्यमंत्री जी को बता देता हूँ कि आपके अधिकारी ठीक काम नहीं कर रहे हैं, और उनको मालूम है जब कैलाश जी कह रहे ठीक काम नहीं कर रहे हैं तो वो ठीक भी करना जानते हैं। मेरे को सब बारह खड़ी आती है मुझे। ये इसीलिए आप जाने भी जाते हैं कि जो नहीं सुन रहे होंगे उसको हम ठीक भी कर देंगे, असर देखने मिलता है इसका।
नहीं, निश्चित रूप से अब अनुभव हो गया इतने साल का, विपक्ष में रहने का, सरकार में रहने का, तो अनुभव तो काम आते ही। एक और बड़ा सवाल राजनीति को लेकर है। अगले साल चुनाव है पश्चिम बंगाल के और बहुत करीब से पश्चिम बंगाल की राजनीति को भी आपने देखा है और ममता बनर्जी की जो राजनीति है, जो सरकार है, उसको भी आपने बहुत करीब से आपने देखा है। अभी मौजूदा स्थिति में पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति आप देखते हैं? देखिए, मौजूदा स्थिति में तो जो वातावरण है वो भाजपा के पक्ष में है और ममता जी के खिलाफ आक्रोश है। ममता जी का वोट बैंक भी खंडित हो रहा है और इसलिए मुझे लगता है कि इस बार सरकार बनने की बहुत उम्मीद है। टीएमसी के एक विधायक है हुमायूं कबीर, उन्होंने वहां पर बाबरी मस्जिद के निर्माण का और नींव रखने की उन्होंने बात कर दी है कि हम यहां पर बनाएंगे और बड़े पैमाने पे भीड़ भी जुटा ली। आपको लगता है चुनाव को ये प्रभावित कर सकता है मामला? हर चीज का प्रभाव तो चुनाव में पड़ता है, पर मेरे को ऐसा लगता है कि वो टीएमसी के ही मुखौटे हैं और जो भी कर रहे हैं वो टीएमसी के निर्देश पर ही कर रहे हैं। अब चुनाव तक उनका क्या रुख रहता मैं अभी तो नहीं कह सकता, पर हाँ, अगर ये मुद्दा वो सीरियसली कर रहे हैं तो चुनाव को प्रभावित करेगा। आपके बिना मध्य प्रदेश में पश्चिम बंगाल की राजनीति की बात नहीं हो सकती। चुनाव आने वाले हैं, आप सत्ता में भी हैं, संगठन में भी रहे हैं, दोनों में से किस जगह अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं? दोनों जगह मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। संगठन काम भी उतनी ही रुचि से करता हूँ मैं, उतनी ही डेडिकेशन से करता हूँ और सरकार काम भी उतनी डेडिकेशन से करता हूँ। पश्चिम बंगाल के अब चुनाव आने वाले हैं, पार्टी कोई जिम्मेदारी अगर देती है तो आपको हम बड़ी भूमिका में देख भी सकते हैं और अगर पश्चिम बंगाल में जिम्मेदारी भी मिलती है, अगर आप जाते भी हैं, तो चुनाव के जो नतीजे आएंगे उन नतीजों को अब आप किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, वहाँ पर थोड़े से प्रयास करने की आवश्यकता है तो हम सरकार 100% बनाएंगे, पर मुझे लगता है कि मैंने वहाँ 6 साल लगातार काम किया है और अब नई टीम काम करे वहाँ, इसी मेरी भी इच्छा है और पार्टी की भी इच्छा है। और फिर भी अगर पार्टी कोई आदेश देगी तो मैं जरूर पहुँच जाऊँगा पूरी मान के। बड़ी हिंसक राजनीति होती पश्चिम बंगाल की। इसके पहले वामपंथी दलों पे आरोप लगते थे कि वो मारपीट करने के बजाय या धक्का मुक्की करने के बजाय सीधे वहां पर खूब मार दिया जाता है लोगों को। और आपने बड़े पैमाने पर जब आप भी गए थे तो इस तरह की घटनाएं भी होती, बड़ी पैमाने पे कार्यकर्ताओं की मौत भी वहां पर हुई थी। तो इस बार कुछ राजनीति बदलती दिखती है या इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा ममता बनर्जी को? देखिए, जनता में तो बहुत आक्रोश है, हिंसा की राजनीति के समर्थक में जनता नहीं है, पर क्या है वो बूथ कैप्चरिंग बहुत होती है। तो पिछली बार भी हम सरकार बना सकते थे, पर हमारे पास उन मिशनरी से ग्रामीण क्षेत्र में या पोलिंग बूथ पे संघर्ष करना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। इसीलिए कांग्रेस की इतनी सीट भी आ गई है। जो हमारे पास वहाँ का मैन पावर आ जाएगा और आ ही रहा है धीरे धीरे, तो हम बूथ कैप्चरिंग नहीं होने देंगे और इस बार इसलिए सरकार हम बनाएंगे। ये है मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राजनीति में जो भी सही होता है वो उसको कहने की कोशिश करते हैं। नए विधायकों को वो सीख दे रहे हैं कि अगर अध्ययनशीलता उसमें रहेगी तो वो सदन में पार्टी का भी बचाव कर पाएंगे और अपने मुद्दे भी रख पाएंगे। साथ ही साथ मालवा का क्षेत्र और विंध्य क्षेत्र विकास की एक नई गाथा लिखेगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने।